हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को नंबर सिस्टम का पार्ट 8 में, जिसमें कि आज आप लोग को मैं अपवर्त्य या गुणज या अपवर्तक या गुणनखंड के बारे में और एलसीएम एचसीएफ यानी इस प्रकार की जितनी भी संख्या होती है इसी प्रकार के संख्या के बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो मेरा पार्ट 7 में भी पार्ट 7 तक मैंने आप लोग को विभाजता के नियम तक के करवा दिए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक जितने भी संख्या होते हैं, यानी कि जैसे कि प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या या वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, जितने भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याओं के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से उसका डिफिनेशन के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी और जो उसमें कुछ नोट्स पॉइंट बनते हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को एक बार देखिए, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत बिल्कुल कंसेप्टदार वीडियो है, तो आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो आज हम इसमें अपवर्त या गुणज, अपवर्तक या गुणनखंड के पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं जो अपवर्त या गुणज, जिसे हम मल्टीपल के नाम से जानते हैं, तो ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ को आपको ये ध्यान पे रखना है, जो अगर आपसे कोई अपवर्त या गुणज पूछे तो ये दोनों चीज़ कॉमन है, यानी कि एक ही होता है, अपवर्त्य या गुणज। मैं इसलिए ये पहले बताता हूँ, इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे, तो जिसमें हमारा लघुत्तम समापवर्त्य आता है और महत्तम समापवर्त्य आता है। तो उस दोनों में ये इसका काम पड़ेगा, तो उसमें दोनों को हम समझाएंगे जी कहाँ ये इसका ज़रूरी पड़ता है नहीं पड़ता है। तो अपवर्त या गुणज, इसका इंग्लिश क्या होता है तो मल्टीपल। इंग्लिश क्या होता है इसका मल्टीपल। गुणज का इंग्लिश होता है मल्टीपल। अब इसका हम डिफिनेशन देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने लिख रखा है क्या, तो दी गई संख्या से जिस संख्या में भाग लगे, दी गई संख्या से जिस संख्या में भाग लगे वह संख्या दी गई संख्या का अपवर्त्य या गुणज कहलाता है, अपवर्त्य या गुणज कहलाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल का बात करें, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हमारा 4 कोई संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं जो हमारा 4 क्या है तो कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 कोई संख्या दिया हुआ है, यानी 4 नहीं 2 दिया है। तो हम यहाँ पे देखिए दी गई संख्या से, तो दी गई संख्या से यानी कि 2 से जिस भी संख्या में भाग ले, यानी कि जिस संख्या में भाग ले, चाहे 2 से हम देखते हैं तो 2 में भी भाग लगता है, 4 में भी भाग लगता है, 6 में भी भाग लगता है, 8 में भी भाग लगता है, 10 में भी भाग लगता है, 12 में भी लगता है, 14, 16, 18, 20, 24, यानी कि 512 जितनी 1000, 2000 जितनी भी संख्या हो, संख्याएं तो अनंत है, लेकिन 2 से जिस संख्या में भाग लगता है वो सभी संख्याएं 2 का क्या हो जाएगा तो गुणज होगा, या 2 का अपवर्त्य हो जाएगा, 2 का गुणज या अपवर्त्य हो जाएगा। तो ये डैश डैश यानी कि और संख्या आते रहेगा। तो मैंने यहाँ तक 5 ही लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे पूछा जाएगा तो आपको ये पूछा जाएगा जो यानी 2 का 5 अपवर्त्य लिखिए, या 2 का 5 गुणज लिखिए, या 5 का 4 गुणज लिखिए, या 5 का 5 अपवर्त्य या गुणज लिखिए। इस प्रकार से आपको 5 या 4 निकालने के लिए बोला जाता है, तो मैं इसीलिए आप लोग को 5 या 4 यहाँ पे बताया हूँ। तो चलिए हम 5 का देखते हैं। तो 5 का जब आप देखेंगे जो अपवर्त्य क्या होता है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ ना, इसको इस प्रकार से आप इस तरीका से भी याद रख सकते हैं, जो दी गई संख्या का पहाड़ा उस संख्या का अपवर्त्य कहलाता है। यानी कि कोई भी संख्या अगर दिया रहे, आप उसका अगर पहाड़ा लिख देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा तो अपवर्त्य हो जाएगा। पहाड़ा का मतलब ये नहीं हुआ जो केवल 1 से लेकर 10 तक ही, 1 से लेकर यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से लेकर 2 10 जा 20 तक, यहाँ नहीं, इतना ही नहीं होता है पहाड़ा। आप 20 तक, 40, 5 यानी कि जहाँ तक होता है वहाँ तक, लेकिन हम लोग 10 तक 10 तक ही लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग को ध्यान पर रहता है, दिमाग पर रहता है जो 10 तक ही, नहीं आपको जितना भी संख्या हो सके। तो चलिए हम 6 का यहाँ पे देख सकते हैं, तो 6 का 6 का 14, 12, 36, 18, 66, 24, 56, 30 इस प्रकार से आप 6 को जितनी एन टाइम्स बार ये बहुत ऐसी संख्या है जो 6 से हमारा भाग होगा, तो ये सभी 6 के क्या हो जाएंगे तो अपवर्त्य हो जाएगा। अगर प्रथम 5 6 के अपवर्त्य पूछे, प्रथम इसमें लगा रहता है, अगर 6 का अपवर्त्य पूछे तो आप 24, 36 कुछ भी देख सकते हैं, 42, 48, 54 भी दे सकते हैं। लेकिन जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए जो 6 के प्रथम अगर लगा दे, प्रथम 5 अपवर्त्य लिखे, प्रथम 5 अपवर्त्य लिखे, यानी कि 6 का प्रथम 5 मल्टीपल लिखे, तो उसमें आपको क्या करना है तो 6 से लेना है, यानी कि 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 56, 30 तक ही लेना है। क्यों तो ये 6 से छोटा ऐसी कोई संख्या नहीं होगा जो हमें 6 से विभाज्य होगा, और 6 के बाद डायरेक्टली 12 ही वो संख्या होगा। तो प्रथम बोलेगा तो ये सब उसका पहाड़ा 5 अंक तक का पहाड़ा लिख देना है। तो आशा करता हूँ अपवर्त्य या गुणज जो कि मल्टीपल होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, जो अपवर्त्य क्या है गुणज क्या है। अब हम जानेंगे अपवर्तक या गुणनखंड। देखिए इसमें बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज
कन्फ्यूजन होता है अपवर्त्य और अपवर्तक में, तो ये कन्फ्यूजन आज आप लोग को खत्म कर लेना है। जो अपवर्त्य क्या होता है तो मेरा गुणज होता है, अपवर्त्य क्या होता है तो गुणज होता है, जिसे हम इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। लेकिन अगर अपवर्तक का बात करें तो अपवर्तक मेरा गुणनखंड होता है, अपवर्तक क्या होता है तो गुणनखंड होता है, और इसे हम फैक्टर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं फैक्टर्स, आप गुणनखंड को फैक्टर्स बोल सकते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन जानते हैं, यानी कि इसका परिभाषा जानते हैं जो ये क्या होता है और नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम अपवर्तक का बात करें तो देखिए अपवर्तक क्या है, दी गई संख्या में अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसी का परिभाषा यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। जो दी गई संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लगे, जिस संख्या से भाग लगे, मान लीजिए यहाँ पे हम 4 लिए हुए हैं, तो इस 4 में कौन कौन ऐसी संख्या, मतलब कौन सी संख्या से भाग लगेगा, 4 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। तो हम अगर देखते हैं तो इसमें 1 से भाग लगेगा, इसमें 2 से भाग लगेगा, और एक 4 से भाग लगेगा, और कोई ऐसी संख्या है जिसमें इससे भाग लगेगा तो नहीं लगेगा। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। तो वह संख्या यानी कि वह ये जो है ये संख्या दी गई संख्या का, ये इस 4 का अपवर्तक कहलाता है। यानी कि 4 का 1 2 4 क्या हो जाएगा तो ये अपवर्तक हो जाएगा। देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ। दी गई संख्या में, चलिए हम 12 मान लेते हैं, जो वो संख्या क्या दिया हुआ है मेरा 12, जिस संख्या से भाग लगे। अगर हम देखते हैं तो 12 में हमें कौन कौन संख्या से भाग लगता है, एक 1 से लगता है, एक 2 से लगता है, और 3 से लगता है, 4 से लगता है, और 6 से लगता है, और 12 से लगता है, मतलब इतना संख्या से भाग लगता है। ठीक है, तो जिस संख्या से भाग लगे वह संख्या, यानी कि ये संख्या जो है दी गई संख्या का इस 12 का अपवर्तक कहलाएगा। यानी कि 1 2 3 4 6 12 जो है सो 12 का क्या हो जाएगा अपवर्तक हो जाएगा। अपवर्त्य अगर पूछे, अगर अपवर्त 12 का अपवर्त्य पूछे तो वो क्या हो जाएगा तो 12 का 12 12 24 36 48 60 72, इस प्रकार से 12 का अपवर्त्य या गुणज हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स पूछे तो फैक्टर्स कितना हो जाएगा 12 का, तो 1 2 3 4 6 एंड 12 हो जाएगा। ये आपको ध्यान पे रखना है। तो चलिए हम 15 का भी निकाल लेते हैं। तो 15 में देखेंगे तो किस किस संख्या से भाग लगता है, तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, और 5 से लगेगा, और 15 से लगेगा, और किसी संख्या से नहीं लगेगा। तो 15 के केवल 4 अपवर्तक होंगे, 12 का 1 2 3 4 5 6 अपवर्तक होंगे, और 4 का 3 अपवर्तक होंगे। तो अपवर्तक है ये, और ये अपवर्तक का मतलब ही गुणनखंड होता है। चाहे आपको अपवर्तक दे दे एग्जाम में या गुणनखंड दे दे, तो आप इसे मतलब घबराना नहीं है, आप उसको समझ लेना है जी ये मेरा गुणनखंड ही होता है, और आपको उसको सॉल्व कर देना है। और अगर आप अपवर्त्य पूछे तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है जो गुणज होता है। गुणज यानी कि पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा उस संख्या का अपवर्तक या गुणज होता है। तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अभी एलसीएम और एचसीएफ को भी समझेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग लॉसॉ यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और मॉसॉ यानी कि महत्तम समापवर्त्य को समझते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, तो लघुत्तम समापवर्त्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त्य को हम लोग इंग्लिश में क्या जानते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे इंग्लिश में शॉर्ट में हम लोग LCM लिखते हैं। अगर हिंदी का बात करें शॉर्ट में तो इसे लॉसॉ लिखते हैं, यानी कि लॉसॉ लिखते हैं, और इंग्लिश में क्या लिखते हैं तो यानी कि LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है मेरा लघुत्तम समापवर्त्य, और यह होता है महत्तम समापवर्तक। तो आप लोग को ये चीज़ दोनों को क्लियर होना चाहिए, ये लघुत्तम समापवर्त्य होता है और ये महत्तम समापवर्तक होता है। तो चलिए अब हम इसका डिफिनेशन जानते हैं जो क्या होता है और नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य मेरा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से, हमारा मतलब हमारा जो दिया रहता है संख्या उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। तो चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मान लीजिए ये 4 और 8 हमारा दिया हुआ है और इसका हमें लॉसॉ निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो हम डिफिनेशन के थ्रू, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से यानी कि 4 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः क्या हो जाए तो विभाजित। जब अब 4 और 8 का लॉसॉ निकालेंगे तो इसका 4 और 8 का लॉसॉ कितना होगा तो ये 8 ही हो जाएगा। 4 और 8 का लॉसॉ कितना होगा तो 8 हो जाएगा। 4 और 8 का लॉसॉ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप देखिए 8 से कोई ऐसा छोटा संख्या नहीं है जिसमें कि 4 से भी भाग लेगा और 8 से भी भाग लगेगा। आप मान लीजिए
4 लेते हैं तो 4 से केवल 4 में ही भाग लगता है, दोनों से भाग लगना चाहिए, 4 से भी और 8 दोनों से भाग लगना चाहिए, तभी वो संख्या होगा, नहीं तो वो लॉसो नहीं होगा। तो आप 8 मतलब 8 से बड़ा हो सकता है, जैसे 16 में आप 8 से भी भाग देख सकते हैं और 4 से भी भाग सकते, मतलब 4 से भी भाग देख सकते हैं। लेकिन 8 यानी कि 16 क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, वो छोटा नहीं हुआ। लेकिन यानी कि 16 से छोटा संख्या है, लेकिन 8 से कोई ऐसा छोटा संख्या नहीं है जिसमें कि 4 से भी भाग लेगा और 8 से भी भाग लेगा। तो इसलिए यानी कि यह छोटी से छोटी संख्या हुआ, 4 और 8 का जो कि लॉसो 8 हो गया। 4 और 8 का लॉसो कितना हो गया, 8 हो गया। अब चलिए हम 8 और 12 का लॉसो निकालते हैं। तो जब 8 और 12 का आप लोग एलसीएम निकालेंगे 8 12 का, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। आप देखेंगे जब 8 और यानी कि 12 से भाग देंगे तो इससे छोटी संख्या यानी कि इससे 24 24 से स्मॉलेस्ट ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें कि 8 और 12 यानी कि दोनों से भाग लग जाए, 8 और 12 दोनों से भाग लग जाए। आप देख सकते हैं यानी कि 24 से छोटा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए हम 12 लेते हैं तो 12 में केवल 12 से ही भाग लगता है, 8 से नहीं लगता है। हमें दोनों संख्या में भाग लेगा, वहाँ पे प्रश्न में हमारा बताया गया है, मतलब प्रश्न नहीं डिफिनेशन में, जो लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से यानी कि जो भी संख्या दिया रहा है उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि यहाँ पर का जो भी संख्या दिया रहा है ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ, इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। हाँ, बड़ा में आप बोलेंगे तो बड़ा हो सकता है। आप मान लीजिए बताते हैं 72 ले लीजिए, 72 में देखिए 12 से भी बरछा का 72, 12 से भी भाग लगता है और 8 से भी भाग लगता है, तो दोनों से भाग लगेगा। तो 12 से बड़ा हो सकता है, यानी कि 24 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 24 से छोटा कोई संख्या नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ ये चीज़ दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो 16 और 12 का लॉसा, 16 और 12 का जब आप निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 48 यानी कि 48 आ जाएगा इसका एलसीएम 16 और 12 का। तो आप देखिए 48 से छोटा नहीं हो सकता है, 48 से बड़ा हो सकता है जिसमें कि 16 से भी भाग लेगा, 12 से भी भाग लेगा, लेकिन 48 यानी 48 से छोटा वैसी कोई संख्या नहीं होगा जिसमें कि 16 और 12 दोनों से भाग लगेगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ लघुत्तम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए महत्तम को मतलब महत्तम के बारे में समझते हैं। तो महत्तम समापवर्तक इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट नेम हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं, और इसे हिंदी में हम लोग शॉर्ट में मौसौ यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसौ के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन क्या होता है वो समझते हैं। तो महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो दी गई संख्या यानी कि इस दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। हमारा लघुत्तम में था जो इस दोनों संख्या से विभाजित हो जाए, लेकिन महत्तम क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि जो संख्या दिया है उसको पूर्णतः विभाजित कर दे, और वो बड़ा से बड़ा संख्या भी होना चाहिए। तो लॉसो मौसो निकालने की तो आपको आता ही होगा। तो इसका अगर मौसो का बात करें तो इसका मौसो 4 हो जाएगा। आप देखिए 4 से बड़ा कोई ऐसी संख्या नहीं होगा जिसमें कि मतलब दोनों संख्या को विभाजित कर देगा। आप कोई भी ऐसा संख्या अपने दिमाग में सोचिए, तो 4 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ छोटा हो सकता है। इसमें छोटा बोल रहा है जो बड़ा से बड़ा संख्या, ये यानी कि 4 सबसे बड़ी संख्या है, छोटा हो सकता है। छोटा कौन, मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 से इस 4 में भी भाग लग जाता है पूर्णतः, और इस 8 में भी भाग लग जाता है। तो मेरा छोटा होगा लेकिन बड़ा नहीं हो सकता 4 से, तो इसीलिए 4 इसका क्या हो गया, मौसो, यानी कि इसका भी 4 ही होगा। आप छोटा हो सकता है 8 12 का भी मतलब मौसो 4 ही होगा, और 16 20 का भी मौसो कितना होगा, तो 4 ही होगा। यानी कि इस तीनों का मौसो 4 ही होगा। क्यों, तो इस 4 से बड़ा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि इस तीनों संख्या यानी कि इस 16 और 20 को भी विभाजित कर दे, और 8 और 12 को भी पूरी तरह से विभाजित कर दे। हाँ छोटा है, जैसे कि आप 2 से ले सकते हैं, 2 से इसमें भी पूर्णता कट जाएगा, ये भी पूर्णता कट जाएगा, ये भी पूर्णता कट जाएगा, ये भी पूर्णता कट जाएगा। अगर आप 1 ही लेते हैं तो 1 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 4 से इसी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा परिभाषा क्या है, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी महत्तम, अगर प्रश्न में बड़ी से बड़ी दिया रहे तो आपको समझ लेना है जिसमें हमें मौसो निकालना है, और छोटी से छोटी कोई सी संख्या मतलब प्रश्न में दिया रहे तो आपको समझ लेना है कि हमें क्या निकालना है, तो लॉसो निकालना है। तो आशा करता हूँ ये आपको अपवर्तक
और लघुत्तम समापवर्त और समापवर्त महत्तम समापवर्त आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो किस तरह ये कंसेप्टदार वीडियो है, तो सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे, जो भिन्न क्या होता है और भिन्न के कितने टाइप्स होते हैं। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।